नमस्कार, योर मनी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और जिस तरह से इक्विटी मार्केट की इंपॉर्टेंस है उसी तरह से पर्सनल फाइनेंस की भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। ना केवल पैसा कमाना बल्कि पैसा बचाना और साथ साथ धीरे धीरे पैसा बढ़ाना अलग अलग असेट क्लासेस के जरिए, ये योर मनी में हमारा हमेशा डिस्कशन रहता है, यही हमारी मंशा रहती है। तो आज हम बातचीत करेंगे म्यूचुअल फंड को लेकर, किस तरह से म्यूचुअल फंड के जरिए या फिर कैसे निवेश होना चाहिए, किन किन बातों का आप ध्यान रखेंगे और साथ ही साथ म्यूचुअल फंड से जुड़े हुए आपके सवालों पर भी हम चर्चा करेंगे। और आज आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ हेमंत सर मौजूद रहेंगे। हेमंत रुस्तगी हैं, सीईओ वाइज इन्वेस्ट प्राइवेट लिमिटेड के। हेमंत सर से हम बातचीत करेंगे अलग अलग फंड्स को लेकर, आपकी रणनीति को लेकर, सही तरीके को लेकर, कैसे चुनाव करें, इन सब पर भी और आपके सवालों पर भी। आपका भी कोई सवाल है तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। yourmoney@nw18.com ये हमारा मेल आईडी है जिस पर आप अपना पूरा सवाल भेज सकते हैं, चाहे वो पर्सनल फाइनेंस के किसी भी माध्यम से जुड़ा हुआ हो या फिर आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भी यानी कि 7045220000 पर भी अपना सवाल भेज सकते हैं और साथ साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। अलग अलग जानकार हमारे साथ मौजूद रहते हैं अलग अलग टॉपिक्स पर डिस्कशन करने के लिए और उन टॉपिक्स पर आप अपने सवाल हमसे पूछ सकते हैं। चलिए, आज हम बातचीत करेंगे हेमंत सर से और हेमंत सर से हम चर्चा करेंगे म्यूचुअल फंड्स को लेकर, कैसे आपको अपनी रणनीति बनानी है, कैसे सही फंड का चुनाव करना है और किन किन बातों का आपको ख्याल रखना है जब आप म्यूचुअल फंड के बारे में चुनाव करने जा रहे हो। तो हेमंत सर नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। देखिए, इन्वेस्टर को सबसे ज़्यादा जो चीज़ अखड़ती है वो यही कि अगर म्यूचुअल फंड में निवेश करना है तो क्या चीज़ों का ध्यान रखें। आमतौर पे हम पुराना हिस्टोरिकल रिकॉर्ड देख लेते हैं, आमतौर पे हम परफॉर्मेंस देख लेते हैं, उनका कहाँ कहाँ पे निवेश है वो देख लेते हैं और मेजर थ्रस्ट जो आम निवेशकों का होता है वो होता है उसकी पुरानी परफॉर्मेंस पे कि कैसी परफॉर्मेंस आई, उसके हिसाब से वो निवेश कर देते हैं। कितना सही है ये चुनाव का तरीका, कौन कौन सी चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, आपका एक्सपर्ट ओपिनियन क्या कहता है? सुमित, आपने बिल्कुल ठीक कहा। ज्यादातर हमने देखा है कि इन्वेस्टर जो है उनका जो फोकस है वो परफॉर्मेंस पे रहता है और अनफॉर्चुनेटली परफॉर्मेंस में भी ज्यादा ध्यान जो है वो शॉर्ट टर्म परफॉर्मेंस पे रहता है, लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस पे उतना ध्यान नहीं रहता है। तो उससे होता क्या है कि जब आप शॉर्ट टर्म परफॉर्मेंस देखते हो तो जब बाजार अच्छा कर रहा होता है तो आपको ऑब्वियसली लगता है कि इक्विटी में ही पैसा डालना चाहिए, तो आप अपने पोर्टफोलियो को जरूरत से ज्यादा एग्रेसिव बना देते हो। और वही अगर अगर मार्केट गिरावट हो रही है, मार्केट में वॉलेटिलिटी है, तो ऑब्वियसली जब वहां पे शॉर्ट टर्म परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं रहेगी तो फिर आपको लगेगा कि नहीं, इक्विटी में पैसा नहीं डालना है, फिर हम जाएंगे कंजर्वेटिव ऑप्शन में। और फिर क्या होगा, फिर आप लॉन्ग टर्म में अपने जो फाइनेंशियल फ्यूचर के ऊपर कंप्रोमाइज करते हो। तो सबसे बड़ा इशू यही है कि जब आप खाली परफॉर्मेंस देख के फंड चुनते हो तो आप फंड सिलेक्शन को पहला स्टेप बना देते हो, जबकि आपके इन्वेस्टमेंट प्रोसेस में वो आखिरी स्टेप होना चाहिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर मेरे हिसाब से किसी भी इन्वेस्टर्स के लिए जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं उनके लिए होता है सुटेबिलिटी। अब सुटेबिलिटी यानी कौन से फंड उनके लिए सही रहेंगे और उसको चुनने के लिए एक प्रोसेस आपको फॉलो करना पड़ता है। तो वो प्रोसेस बहुत ही सिंपल है, थोड़ा सा इलेबोरेट है। आई थिंक निवेशक अगर उसको स्टार्टिंग में वो फॉलो करें, काफी सारी दिक्कतें जिनको हम डायलेमास बोलते हैं या दुविधा जो रहती हैं बाद में आती है, वो शायद आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो सबसे पहला स्टेप होना चाहिए कि आप अपने इन्वेस्टमेंट गोल्स को आप एस्टेब्लिश करो। हम सभी चाहते हैं कि हम अपने पैसे से कुछ अचीव करें। तो पहले तो वो डिटरमिन करना है कि हमें क्या अचीव करना है, और उसमें हमारे लॉन्ग टर्म गोल्स होते हैं, जैसे रिटायरमेंट प्लानिंग हो सकती है, बच्चों की एजुकेशन हो सकती है, मीडियम टर्म गोल्स हो सकते हैं, मान लीजिए कुछ घर खरीदना हो, शॉर्ट टर्म में कभी बच्चों की फीस पे करनी हो या कोई गाड़ी खरीदनी हो। तो अपने गोल्स को आप पहले तो एस्टेब्लिश कीजिए कि मेरे ये गोल्स हैं, इनको मुझे पूरा करना है। दूसरा स्टेप होना चाहिए आपका कि आप हर गोल को एक समय देंगे। कितना समय, रिटायरमेंट कितने साल दूर है, बच्चों की एजुकेशन कितने साल दूर है, घर खरीदना कितने साल दूर है, गाड़ी खरीदना कितने साल दूर है। जब आप ऐसा करते हैं तो आपको पता चलता है कि किस तरह का इन्वेस्टमेंट आपको बिल्कुल सूटेबल रहेगा। यानी जब आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो और सिस्टमैटिकली अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको पता है कि आप रिस्क लेने की पोजीशन में हो। इसका मतलब आपका जो फोकस है वो ऐसी एसेट क्लास पे होना चाहिए जो एक तरफ इन्फ्लेशन को बीट करे, दूसरा वॉलेटाइल हो, लेकिन क्योंकि आप डिसिप्लिन तरीके से इन्वेस्ट करते हो तो आपको सही रिटर्न मिले। तो फिर आप क्या करेंगे, आप लॉन्ग टर्म का पैसा इक्विटी में डालेंगे। मीडियम टर्म में आपकी क्या ऑप्शन है, आप दोनों चीज चाहते हो, ग्रोथ भी चाहते हो, सेफ्टी भी चाहते हो, तो वहां पे एक हाइब्रिड तरह का पोर्टफोलियो बनेगा। शॉर्ट टर्म में क्योंकि कैपिटल सेफ्टी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इन्फ्लेशन उतना बड़ा रिस्क नहीं है, तो आपका पूरा फोकस जो है वो डेट के ऊपर रहेगा। तो देखिए, जब आप ये प्रोसेस को फॉलो करते हो तो आप एसेट एलोकेशन अपना बना पाते हो।
और ये प्रूवन है बहुत सारी स्टडीज में कि 90% जो रिटर्न आपके आते हैं वो आपके एसेट एलोकेशन से आते हैं। तो जब आपने ये स्टेप ले लिया तो आपको पता है कि लॉन्ग टर्म का पैसा इक्विटी में गया तो फिर वॉलेटिलिटी से आप डरेंगे नहीं। तो एक तो ये एसेट एलोकेशन बनाएगी। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आना चाहिए कि जो आपने एसेट क्लासेस चुनी है उनको किस फंड के द्वारा आप बेस्ट पोटेंशियल आप ले सकते हो। तो फिर नेक्स्ट स्टेप आता है आपका फंड्स। और फंड्स में भी आपको उन ऑप्शंस को देखना है जहां पे रिटर्न जो है वो टैक्स एफिशिएंट हो, क्योंकि टैक्स एफिशिएंसी जो रिटर्न की है वो ये डिटरमिन करेगी कि जितने रिटर्न है उसमें से कितना हिस्सा आपको रहेगा, कितना सरकार के पास जाएगा। तो आई थिंक ये एक प्रोसेस है, जैसा मैंने पहले कहा, शायद इलेबोरेट लगता है, बहुत बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। डिसिप्लिन की जरूरत है, यहाँ से शुरुआत कीजिए। मुझे लगता है जिस तरह का आपको फायदा म्यूचुअल फंड की इन्वेस्टमेंट से समय समय पे होना चाहिए वो आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, हेमंत सर से हम आगे फंड्स तो पूछेंगे ही, क्योंकि अब उन्होंने फंड्स का नाम लिया है तो उनसे बात होगी ही कौन कौन से फंड्स हमें चुनने चाहिए। लेकिन हेमंत सर, दूसरा एक सवाल और आमतौर पे पूछा जाता है, इक्विटी में 3-4 तरह के फंड ले लिए, गोल्ड में 1-2 तरह के फंड ले लिए, डेट के 1-2 तरह के फंड ले लिए, टैक्स सेवर भी 2-3 ऐड कर लिए, तो क्या आइडियल नंबर होना चाहिए, कितने फंड्स ऐड करने चाहिए, किस तरह के लोकेशन करना चाहिए? दोस्त ने बोला वो फंड ले लिया, किसी एजेंट ने बोला वो फंड भी ले लिया, तो कोई एक नंबर होना चाहिए क्या, कहीं पे जाके थमना है, या एक आइडियल सिचुएशन पोर्टफोलियो के इतने ही फंड होने चाहिए, इतनी इक्विटी, इतना डेट, इतना गोल्ड, इतना टैक्स सेवर, कोई एक रेशियो है क्या? नहीं सुमित, ऐसा कोई आइडियल नंबर नहीं है कि हम कहें कि भाई 8 या 10 फंड आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। अगर ऐसा पोर्टफोलियो बनाओगे तो आपका पोर्टफोलियो बहुत ही अच्छा बनेगा, ऐसा नहीं होता है। हाँ, लेकिन एक चीज का हमें ध्यान रखना है कि म्यूचुअल फंड खुद से एक डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट व्हीकल, यानी अगर आप 10,000 रुपए भी अगर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो, अगर हम इक्विटी फंड की बात करें तो आपका पैसा जो है वो 40 से 50 स्टॉक में इन्वेस्ट होता है, 10 से 12 जो सेक्टर्स हैं उनमें इन्वेस्ट होता है। और अगर आप 2 या 3 फंड में पैसा लगाते हो तो डिफरेंट इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज और फिलोसफीज का आपको फायदा होता है। तो आई थिंक ये हमेशा ध्यान रखना है, ये सोचना कि बहुत सारे फंड रखेंगे तो हमें अच्छा डाइवर्सिफिकेशन मिलेगा, वो कहीं ना कहीं ओवर डाइवर्सिफिकेशन होता है। और होता क्या है, जब आप एक जैसे फंड बना लेते हो तो आपको 10 फंड होने के बावजूद भी आपको जिस तरह का डाइवर्सिफिकेशन हो वैसा नहीं मिलता। लेकिन ये भी सोचना गलत है कि पूरे पोर्टफोलियो में सिर्फ 4 या 5 फंड हो। अमूमन हम जब बात करते हैं तो ये रहता है कि नहीं, बहुत ही कम फंड होने चाहिए, बहुत ज्यादा फंड नहीं होना चाहिए। आई थिंक वो भी सही नहीं है। सही चीज ये है कि आपको देखना है कि जैसे मैंने पहले कहा, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म के गोल्स हैं आपके। तो जाहिर सी बात है, शॉर्ट टर्म में आपको शॉर्ट टर्म पार्किंग करनी पड़ सकती है, या 2-3 साल के लिए समय अगर पैसा लगाना है तो फिर ऑब्वियसली एक लिक्विड फंड रहेगा, एक डेट फंड रहेगा। मीडियम टर्म में डिपेंडिंग ऑन आपका रिस्क प्रोफाइल क्या है, कितना समय है, अलग अलग तरह के फंड है, इक्विटी सेविंग है, बैलेंस एडवांटेज है, एग्रेसिव हाइब्रिड है। तो डिपेंडिंग ऑन आपकी टाइम होराइजन और आपकी रिक्वायरमेंट। फिर लॉन्ग टर्म में आपको पता है कि हमें मार्केट के 3 सेगमेंट हैं, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, और हम चाहते हैं कि पोर्टफोलियो ऐसा बने जहां पे रिस्क और रिवॉर्ड के बीच में सही तालमेल मिले। तो आपको ऑब्वियसली फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप और इस तरह के फंड आपको रखने हैं। तो मेरा ये मानना है कि आपको हर गोल के लिए 3 या 4 फंड आप रखें। अगर ज्यादा बड़ा टारगेट है, ज्यादा बड़ा इन्वेस्टमेंट, तो कोई बात नहीं, 1-2 फंड आप और भी ऐड कर सकते हो। तो आई थिंक फोकस होना चाहिए गोल वाइज, ना कि ओवरऑल पोर्टफोलियो में। मान लीजिए बढ़ते बाजार जब इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं तो एक फिक्स मैच्योरिटी प्लान्स हैं या टारगेट मैच्योरिटी फंड जो है, इस तरह के जो फंड्स हैं वो ऑब्वियसली नंबर ऑफ फंड्स को बढ़ाएंगे, लेकिन उससे घबराना नहीं है। जैसे मैंने कहा, गोल के हिसाब से रखिए। रिटायरमेंट के लिए अगर 10,000 की इन्वेस्टमेंट है, 10 फंड रखेंगे तो वो गलत है। आई थिंक वहां पे आपको 3 या 4 फंड रखने हैं। तो गोल वाइज अपने फंड को टारगेट कीजिए, ना कि ओवरऑल पोर्टफोलियो। सर ने बिल्कुल सही बात बोली, हमेशा हर चीज़ में ही आपको वैसे अपने गोल पे ही फोकस करना चाहिए। बाकी चीज़ें, बाकी रास्ते जो हैं वो खुद ब खुद आप बना ही लेंगे समय के साथ, लेकिन गोल सबसे इंपॉर्टेंट है, पहली प्रायोरिटी वही ही होनी चाहिए। अच्छा, आगे भी हम बातचीत करते रहेंगे कुछ और पहलुओं पर, लेकिन अब एक दर्शक भी हमारे साथ मौजूद हैं। नवी मुंबई चलते हैं, हमारे साथ ओमकार साहब मौजूद हैं बातचीत करने के लिए। ओमकार साहब नमस्कार, सवाल पूछिए। ओमकार साहब सुन पा रहे हैं? चलिए, शायद संपर्क नहीं हो पा रहा है। इन्होंने जो सवाल हमें भेजा है, हेमंत सर, कुछ डिटेल्स उसकी ये हैं। 29 साल के ये हैं, इनकी मंथली इनकम करीब 35,000 रुपए के आसपास है। 50 साल में ये रिटायरमेंट की प्लानिंग कर रहे हैं और 21 साल में 4 करोड़ का टारगेट ये रख के चल रहे हैं। इनके जो मौजूदा SIPs हैं उसमें एक्सिस कॉर्पोरेट डेट फंड जो कि 5,000 रुपए के आसपास में निवेश करते हैं, एक्सिस फ्लेक्सी कैप फंड 3,000 रुपए के आसपास का वहाँ निवेश है, एक्सिस स्मॉल कैप फंड,
मेराई एसेट मिड कैप फंड और LIC म्यूचुअल फंड लिक्विड फंड, ये कुछ ऐसे नाम है जहां पे 3-3 हज़ार रुपए की SIPs करते हैं। अब पहला सवाल तो यही है कि इनकी स्ट्रेटजी सही है कि नहीं। दूसरा सवाल कि क्या ये स्ट्रेटजी इनको एक अच्छी ग्रोथ या जो टारगेटेड ग्रोथ ये आंक रहे हैं वो हो पाएगा उसमें कि नहीं, और ये वैल्यू सही है, निवेश बढ़ाएं घटाएं, क्या करें इसमें? जी देखिए सुमित, बिल्कुल सही है। जैसे हमने पहले बात की कि गोल्स की अगर क्लैरिटी हो, टाइम होराइजन, तो आप डिसाइड कर पाते हैं कि किस तरह का एसेट एलोकेशन होना चाहिए। क्योंकि इनके पास 21 साल का समय है, तो जाहिर सी बात है कि उनको इस तरह का पोर्टफोलियो बनाना चाहिए जहां पे वो रियल रेट ऑफ रिटर्न जो है वो पॉजिटिव हो, यानी जो ग्रॉस रिटर्न माइनस टैक्स माइनस इन्फ्लेशन जो है वो पॉजिटिव होगा, तभी जाके इतना बड़ा टारगेट को वो अचीव कर पाएंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप डिसिप्लिन तरीके से इन्वेस्ट करते रहें, जो ये कर रहे हैं, उन्होंने शुरुआत कर दी है। तो अगर हम इनका टारगेट मान के चलें, जैसा उन्होंने कहा कि 4 करोड़ की इनकी जो जो टारगेट है 21 साल के अंदर, तो अगर हम 12% का एनुअलाइज रिटर्न मान के चले तो उनको करीब 34,000 रुपीज पर मंथ की इन्वेस्टमेंट करनी है। अभी जो इनकी इन्वेस्टमेंट है वो 5 फंड में करीब 17,000 है। तो जाहिर सी बात है, अगर हम आज इनकी करंट इनकम देखें और जिस तरह की इनको रिक्वायरमेंट है एडिशनल इन्वेस्टमेंट की, वो तो शायद ये नहीं कर पाएंगे, उनको काफी समय लगेगा। जितना कम समय ये अपनी इन्वेस्टमेंट को देंगे ग्रो करने के लिए, उतना ही उनके लिए उस टारगेट तक पहुंचने के लिए मुश्किल होगा। आई थिंक एक सलाह मैं इनको ये दे सकता हूँ कि जैसे इन्होंने कहा कि इनकी इच्छा ये है कि वो 50 ईयर्स में अगर वो रिटायर होना चाहते हैं, तो अगर ये अपने आप को 5 साल का समय और दे दें, अगर मान लीजिए अपने टाइम होराइजन को एक्सटेंड कर दे, तो फिर 17,000 की जो इन्वेस्टमेंट है, अगर वो बने रहें, अच्छी तरह से इन्वेस्ट करें, तो डेफिनेटली उनका जो 4 करोड़ का टारगेट है वो पूरा हो जाएगा। तो ये तो रही जहां पे किस तरह से इनको अपने टारगेट को पूरा करना है। अब इनके पोर्टफोलियो की बात करते हैं। इनके पास 5 फंड है। हमने बात की पॉजिटिव रियल रेट ऑफ रिटर्न। अब प्रॉब्लम यह है कि इनके 2 फंड ऐसे हैं, एक कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड है और एक लिक्विड फंड है। लिक्विड फंड जो है वो शॉर्ट टर्म पार्किंग के लिए होता है, और हमें, जैसा मैंने पहले भी कहा, कि डेट फंड जो है ज्यादा से ज्यादा 3 या 4 साल का अगर टाइम होराइजन हो तब वो ठीक है। तो मुझे नहीं लगता कि, जैसे फिर से मैंने शुरुआत में कहा था, सुटेबिलिटी, ये 2 फंड आई थिंक इनके लिए सुटेबल नहीं है, अगर ये पूरा पोर्टफोलियो इन्होंने इस गोल के लिए रखा है तो मैं ये चाहूंगा कि ये दोनों फंड के अंदर वो इन्वेस्ट करना बंद करें और 2 इक्विटी फंड ले लें इसकी जगह में। जैसे PGIM का एक फ्लेक्सी कैप फंड है और निप्पॉन इंडिया का एक मल्टी कैप फंड है। ये 2 फंड अपने पोर्टफोलियो में शामिल करें, बाकी 3 फंड में बने रहें। तो अगर ये अपना प्रोसेस इररिस्पेक्टिव ऑफ मार्केट कंडीशन 21 साल तक, और उसको अगर 5 साल बढ़ाएं, 26 साल करें, अगर कंटिन्यू करें, तो डेफिनेटली अपने गोल्स तक, जो 4 करोड़ का गोल है, वो पूरा कर पाएंगे। सर ने रणनीति बताई, साथ ही साथ आपको ये भी बता दिया कि किन फंड से आप निकलेंगे, उनकी जगह किन को आप एडिशन करेंगे। ये 2 फंड्स का एडिशन कर सकते हैं, 2 से आप निकल भी सकते हैं, एक्सिस कॉर्पोरेट डेट फंड और LIC म्यूचुअल फंड लिक्विड फंड, इन दोनों से आप निकल भी सकते हैं। और साथ ही साथ आपको 21 साल तक के लिए इसको कंटिन्यू करना है। और ये बात सही है कि एज आपके फेवर में, और आपने बिल्कुल सही समय पर निवेश शुरू किया है, तो वो आपको हमेशा एक बढ़िया फेवर देगा भी। अच्छा, अब जयपुर चलते हैं। वहां पे हमारे साथ रविंद्र कुमार साहब बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। रविंद्र सर नमस्कार, सवाल पूछिए। रविंद्र सर, आप सुन पा रहे हैं? जी मैं सुन पा रहा हूँ। नमस्कार सर। नमस्कार रविंद्र जी, क्या सवाल है आपका? सर मेरा प्रश्न ये है कि मेरी उम्र अभी करीब 48 ईयर है। ओके। और मैं 10 से 15 लाख रुपए का एक लमसम इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ। ठीक है। तो जिसमें मेरा टारगेट है अराउंड करीब मतलब 60 से 1 करोड़ के बीच में, क्या पॉसिबिलिटीज है कि अगर किसी जगह पर लगाया जाए तो करीब 10 से 15 साल में ये टारगेट पूरा हो सके? ओके, आप 10 लाख का निवेश करना चाहते हैं, आपका टारगेट 60 से 1 करोड़ के बीच में है और 10 से 15 साल के बीच में है, राइट? लमसम इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ जी। और मेरी मतलब जो टारगेट है वो 60 से करीब 70-80 या 1 के आसपास। ओके ओके। हेमंत सर, 1 करोड़ का लक्ष्य मान के चल रहे हैं अगले 10 सालों में, एक बड़ी एक मुश्त पूंजी ये निवेश करना चाहते हैं। कुछ फंड्स इन्हें आप बता पाएं जहां ये लगाएं। 48 साल इनकी उम्र है और अभी भी अगले 10 साल के अंदर ये पूंजी को और बढ़ता हुआ देख रहे हैं, जहां पे 10 लाख एक मुश्त है। पहले तो क्या 10 लाख एक ही बार में डालना ठीक है, SIP वे में जाना ठीक है, और जो टारगेटेड इन्होंने 1 करोड़ 65 लाख से 1 करोड़ के बीच में पूंजी रखी है, अचीवेबल है? कौन कौन से फंड्स होंगे? देखिए सुमित, आई थिंक फंड बोलने से पहले मैं 1-2 चीज इनको कहना चाहूंगा डेफिनेटली। एक तो ये कि जैसे मैंने पहले कहा था कि टाइम होराइजन बहुत ही डेफिनेट होना चाहिए। अगर 10 से 15 साल है तो उसमें काफी फर्क पड़ जाता है कि किस तरह का रिजल्ट आप अचीव कर पाएंगे। तो अगर इनको लगता है कि 15 साल है तो फिर वो 15 साल लेके चले।
दूसरा, जैसा इन्होंने कहा कि 10 लाख की वो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और टारगेट जो है वो 60 लाख से 1 करोड़ का टारगेट है, तो वहां पे फ्लेक्सिबिलिटी होना ठीक है, क्योंकि अगर उनके पास क्षमता नहीं है इससे ज्यादा इन्वेस्ट करने की, तो फिर ऑब्वियसली कहीं ना कहीं आपको फ्लेक्सिबिलिटी रख के चलनी पड़ेगी। और इन्होंने ये भी कहा कि शायद 10 से 15 लाख तक ये इन्वेस्ट कर पाएंगे। मुझे लगता है अगर ये 15 लाख इन्वेस्ट करते हैं और 15 साल का समय देते हैं, तो करीब करीब अपने टारगेट तक पहुंच पाएंगे। अगर वहां पे वो फ्लेक्सिबिलिटी उनके पास नहीं है, मान लीजिए 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं लमसम, और फिर उनका समय अगर 10 साल का है, तो फिर वहां तक पहुंचना बहुत मुश्किल है। उसके लिए उनको एडिशनल हर महीने कुछ इन्वेस्टमेंट करनी होगी 30,000 रुपए की, तब जाके वो अपने 1 करोड़ के टारगेट तक पहुंच पाएंगे। तो आई थिंक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि क्लैरिटी हो कि मेरा गोल कितना है, मेरे पास समय कितना है और हम कितना पैसा लगा सकते हैं, क्योंकि उससे काफी मदद मिलती है डिसाइड करने में कि किस तरह की इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी हो। अब जहां तक सवाल है कि लमसम इन्वेस्ट करें या सिस्टमेटिकली इन्वेस्ट करें, क्योंकि समय लंबा है, 10 से 15 साल। एक्चुअली क्या होता है, हमें लगता है कि लमसम इन्वेस्ट करने से वॉलेटिलिटी होती है, तो वो सही बात है। लेकिन जब इतना लंबा समय हो, जितना लंबा आप अपने इन्वेस्टमेंट प्रोसेस को खींचेंगे, उतना ही कम समय आपको मिलेगा ग्रोथ करने के लिए। हमेशा एक कॉम्बिनेशन लमसम का और सिस्टमेटिक हो सके तो उससे कोई बेहतर ऑप्शन नहीं है। बट अगर आपके पास वो कैपेसिटी नहीं है कि आप सिस्टमेटिकली इन्वेस्ट करें, तो लमसम इन्वेस्ट करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि समय इनके पास काफी लंबा है। जहां तक इनके फंड्स का सवाल है, ऑब्वियसली क्योंकि टारगेट स्टीप है, समय है इनके पास, तो मैं इनको रिकमेंड करूंगा कि ये डेफिनेटली इक्विटी फंड है उनको देखें। तो उसमें कुछ एक फंड मैं इनको रिकमेंड कर रहा हूँ, जैसे लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी में कैडरा रोबेको इमर्जिंग फंड है, एक कोटक इमर्जिंग जो एक मिड कैप कैटेगरी का फंड है, एक निप्पॉन मल्टी कैप जो हमने पहले अभी बात की, और एक एसबीआई का फोकस फंड। तो ये 4 फंड मैं चाहूंगा कि ये कंसीडर करें अपनी इन्वेस्टमेंट के लिए। बट इंपॉर्टेंट चीज है, जैसा मैंने कहा, अगर थोड़ी क्लैरिटी आ जाए समय में और कितना पैसा और कितना टारगेट है, तो बेहतर रिजल्ट मिल सकते हैं। तो हेमंत सर ने आपको कई सारे रणनीति बताई, कैसे आप 30,000 रुपए की एसआईपी भी कर सकते हैं, मिक्स ब्लेंड भी बना सकते हैं, और अगर आप ब्लेंड नहीं बनाना चाहते तो आप एक मुश्त पैसा भी डाल सकते हैं। ये 4 फंड की तस्वीर आप देख ही रहे हैं स्क्रीन पर। आप इसकी फोटो खींच सकते हैं, इसको लिख के रख सकते हैं और इनका इस्तेमाल कर सकते हैं अपने गोल को अचीव करने के लिए। हेमंत सर ने आपको राय दी है। अच्छा हेमंत सर, आगे बातचीत करने से पहले एक और बड़ा इंटरेस्टिंग चीज आमतौर पर सुनने को मिलती है। म्यूचुअल फंड है, इक्विटी में सेक्टोरल एलोकेशन है, लार्ज कैप है, मिड कैप है, फ्लेक्सी कैप है, हाइब्रिड है। इतने सारे फंड बन गए हैं कि उनको समझ में ही नहीं आता कौन सा लेना है। तो सही चुनाव यहां तो कर ही सकते हैं कि लार्ज कैप का क्या ब्लेंड होना चाहिए, मिड कैप का क्या ब्लेंड होना चाहिए, सेक्टोरल कहां लेना चाहिए, फ्लेक्सी कैप लें या ना लें, इंटरनेशनल एक्सपोजर लें या ना लें। तो ऐसे सब जो इतने सारे फंड हैं, इनके बीच में कौन सा चुने, कितना चुने, कोई आंकड़ा है क्या इसमें? सुमित, आई थिंक काफी इंपॉर्टेंट सवाल पूछा है आपने। और किसी भी इन्वेस्टर के लिए ऑब्वियसली जब ये डिसाइड करना होता है कि कितना पैसा किस सेगमेंट में डालें, हमने पहले भी शो में बात की कि ये इंपॉर्टेंट है कि आपके पोर्टफोलियो में रिस्क और रिवॉर्ड में ऐसा बैलेंस होना चाहिए, और वो आता है इस तरह का आपका एक्सपोजर है डिफरेंट सेगमेंट्स में, लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल में। इन्वेस्टर्स के लिए कभी कभी ये डिसाइड करना मुश्किल होता है 2 कारणों से। एक तो ये कि क्योंकि अलग अलग इकोनॉमिक सिनेरियो है, मार्केट के अलग अलग मूड्स रहते हैं, तो वो डिसाइड करना थोड़ा सा उनके लिए मुश्किल रहता है। और सबसे बड़ी दुविधा की बात इन्वेस्टर्स के लिए होती है जब आपको इसको रीबैलेंस करना होता है। रीबैलेंसिंग जब हम बात करते हैं, वो सिर्फ एसेट एलोकेशन के मामले में नहीं है, बल्कि ये डिफरेंट सेगमेंट्स में जो आपका एक्सपोजर है, वहां पे भी आपको रीबैलेंस करना होता है। क्योंकि किसी भी निवेशक के लिए करना मुश्किल है, और वो शायद फिर टैक्स इनएफिशिएंट भी होता है, क्योंकि आपको हर बार आपको कैपिटल गेन बुक करना पड़ता है। तो कुछ एक कैटेगरीज हैं, आपने बिल्कुल सही कहा, एक्चुअली बहुत सारी कैटेगरीज हैं, लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि उसमें क्लैरिटी है। आपको पता है कि किस फंड में किस तरह का एक्सपोजर होगा डिफरेंट सेगमेंट में, तो आप डिसाइड कर सकते हो। मेरा हमेशा यह मानना है किसी भी निवेशक के लिए, जब वो शुरुआत कर रहे हो, तो उनको 2 या 3 कैटेगरी पे फोकस करना चाहिए। वो फ्लेक्सी कैप, लार्ज एंड मिड कैप और मल्टी कैप, क्योंकि तीनों के रूल्स अलग अलग हैं, और इनका कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो आपको लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में जिस तरह का प्रोपोर्शन आपको चाहिए वहां पे मिल जाएगा। शुरुआत में आपको वो फंड्स जिनका इन्वेस्टमेंट यूनिवर्स नैरो है, यानी जैसे सेक्टर फंड हो गए या थीमेटिक फंड हो गए, या बाय नेचर जो एग्रेसिव हैं जैसे स्मॉल कैप फंड्स हैं। अब हम जानते हैं कि इक्विटी एज एन एसेट क्लास एग्रेसिव है। आप बहुत ज्यादा पोर्टफोलियो को एग्रेसिव बनाएंगे तो कोई गारंटी नहीं है कि आपको रिटर्न्स वहां पे बेहतर मिलेंगे। आई थिंक फोकस होना चाहिए। एक तो ये कि आपकी लेवल ऑफ डाइवर्सिफिकेशन कितना, जैसे मैंने कहा, ये 2-3 कैटेगरीज हैं जहां पे आपको ध्यान देना। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर किसी भी निवेशक के लिए होना चाहिए परफॉर्मेंस।
कंसिस्टेंसी परफॉर्मेंस की कैसी है। हमने पहले बात की पास्ट परफॉर्मेंस की, वो मेन क्राइटेरिया नहीं हो सकता, लेकिन एक इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया जरूर है। और वहां पे इंपॉर्टेंट है कि उसको हम प्रॉपर पर्सपेक्टिव में डालें। उसमें हम फंड की परफॉर्मेंस को, जो पीयर ग्रुप है यानी उसी कैटेगरी के जो दूसरे फंड है, उनकी एवरेज के सामने हमारे फंड ने कैसा किया, उस पर ध्यान देना है। प्रॉब्लम क्या है, कभी कभी एज एन इन्वेस्टर हम अपने बेंचमार्क बनाते हैं। जब मार्केट मान लीजिए डाउन है, आपको नेगेटिव रिटर्न दिख रहे हैं, तो हम उसको सीधा कंपेयर करते हैं अपने एफडी से, कि अगर हमने एफडी में पैसा डाला होता तो 5 या 6% रिटर्न मिलता है, यहाँ तो नेगेटिव रिटर्न है। वो बिल्कुल भी सही नहीं है। कहीं ना कहीं आपको सही तरह की बेंचमार्क से कंपेयर करना है, और इक्विटी के रिस्क को समझ के और पोटेंशियल को समझ के ही आपको इन्वेस्ट करना है। तो अगर आप सही कैटेगरी चुने, फंड मैनेजर आपके लिए रीबैलेंसिंग करेंगे, आपको कुछ नहीं करना है, कोई कैपिटल गेन नहीं देना है, आपको ये चिंता करने की जरूरत नहीं है। बट हाँ, एज एन इन्वेस्टर कोशिश कीजिए कि आपका जो बायस है थोड़ा सा वो लार्ज कैप की तरफ हो। मतलब 50 से 60% आप लार्ज कैप में रखें, और बाकी पैसा जो है सिग्निफिकेंट पोर्शन मिड कैप में, और कुछ हिस्सा में भी 10% और सो आप स्मॉल कैप में डाल सकते हो। तो इस तरह का एसेट एलोकेशन बना के चलिए। बहुत ज्यादा उसको कॉम्प्लिकेट करेंगे तो फिर थोड़ा सा संभालना मुश्किल होता है। चलिए, तो लार्ज कैप मैक्स, मिड कैप मिड और स्मॉल कैप स्मॉल, ये 3 एलोकेशन आपको बता दिए हेमंत सर ने। तो मंजिल तो दिखा दी है, अब रास्ता जो है उसका वो आपकी स्क्रीन पर आएगा। यानी कि हेमंत सर ने ही कौन कौन से फंड्स इसके लिए सुझाए थे वो आप स्क्रीन पर देख भी पा रहे हैं। हेमंत सर से समय का अभाव था, इसलिए हम बातचीत नहीं कर पा रहे उन फंड्स को लेकर, लेकिन आपकी स्क्रीन पर। हेमंत सर, बहुत बहुत शुक्रिया पहले तो अपना समय हमें देने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए, और ये पूरी तरह से चर्चा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। और वो फंड्स के नाम आपकी स्क्रीन पर आएंगे जहाँ पर हेमंत सर ने कहा था कि आप दांव लगा सकते हैं, या फिर ये वो फंड्स हैं जिनको आप देख सकते हैं अगर आप लंबी अवधि के लिए निवेश करना चाह रहे हैं। तो पीजीआईएम इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड, निपॉन इंडिया मल्टी कैप फंड, कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड और एचडीएफसी लार्ज एंड मिड कैप फंड। तो अगर आप फंड एलोकेशन करना चाह रहे हैं, जिसमें अभी अभी हेमंत सर ने बोला कि मैक्सिमम लार्ज, मिड कैप मिड और स्मॉल कैप स्मॉल, ये एलोकेशन अगर आप बनाना चाह रहे हैं तो ये 4 फंड्स आपकी स्क्रीन पर हैं जो हेमंत सर ने ही सुझाए हैं, आप उसके हिसाब से देख सकते हैं। चलो, तो फिलहाल अब योर मनी को ही समेटेंगे और आगे भी खबरों का सिलसिला लगातार बना रहेगा। नमस्कार।